नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग शिक्षण अधिगम की श्रृंखला के अंतर्गत शिक्षण कौशल का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। कुछ शिक्षण कौशल पिछली वीडियो में रह गए थे, आज उनको ही हम कंप्लीट करेंगे। आइए श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। दृष्टांत कौशल व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, दृष्टांत कौशल होना चाहिए यहाँ पर। दृष्टांत कौशल की एक प्रमुख विधि है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। इस दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। इस कौशल के प्रयोग में आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। दोस्तों, जो दृष्टांत कौशल है, इसके द्वारा किसी भी विषय वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है और दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। ठीक है। और दृष्टांत कौशल में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि से तात्पर्य है दोस्तों, पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाएंगे, फिर जाकर के नियम अथवा सिद्धांतों का ज्ञान कराया जाएगा। लेंडन महोदय का कथन है, उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है बल्कि यह ज्ञान के स्थायित्व प्रदान करने में भी मददगार होते हैं। जो हम बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं, ये केवल स्पष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के स्थायित्व में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अर्थात बच्चा उदाहरण के माध्यम से जो चीज़ सीखता है वह उसके माइंड में स्थापित हो जाती है और काफ़ी दिनों तक वह याद भी रखता है। इन्हें भी जानें। दृष्टांत के प्रकार। दोस्तों, दृष्टांत के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक दृष्टांत और एक होता है लिखित दृष्टांत। मौखिक दृष्टांत के अंतर्गत कहानी सुनाना, चुटकुले सुनाना, कविता सुनाना इत्यादि आता है और लिखित दृष्टांत के अंतर्गत मॉडल, चित्र, मानचित्र और रेखाचित्र इत्यादि आते हैं। दृष्टांत कौशल के द्वारा शिक्षण बोधगम्य व सरल बनाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, दृष्टांत कौशल के द्वारा जो भी शिक्षण हम कराते हैं विद्यार्थियों को, प्रशिक्षुओं को, वह बोधगम्य और सरल हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए क्या क्या उपयोगी है। पहला पॉइंट है, दृष्टांत सरल व स्पष्ट हों। दृष्टांत ऐसे देने चाहिए जो बच्चे के समझ में आए और सरल हों और स्पष्ट हों। दूसरा पॉइंट है, पाठ्यवस्तु से संबद्ध हो। जो पाठ्यवस्तु हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी से संबद्ध दृष्टांत होने चाहिए। तीसरा है, रुचिपूर्ण होने चाहिए। इस तरह के दृष्टांत न हो जो कि बोरिंग फील कराएं बच्चे को। इस तरह के होने चाहिए जो इसमें बच्चा रुचि ले सके। चौथा है, छात्रों के स्तरानुकूल हों। अगर बच्चा तृतीय क्लास का है, तीसरी क्लास का बच्चा है, तो उसके उसी के स्तर के अनुसार ही उसको दृष्टांत देने चाहिए। और पांचवा है, पाठ विकास में सहायक हो। ऐसा दृष्टांत देना चाहिए जो पाठ के विकास में सहायक हो। अब ये आपके लिए एक प्रश्न है, स्वयं जाने व करें। गुण संधि को पढ़ाने के लिए उदाहरण या दृष्टांत का स्वरूप कैसा होगा, यह आप लोग बनाएंगे। छात्र सहभागिता कौशल। अगला कौशल है छात्र सहभागिता कौशल। दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण कौशल नहीं बल्कि छात्र सहभागिता कौशल लिखना है आपको। छात्र सहभागिता कौशल छात्र सक्रियता एवं सहभागिता को प्रेरित करता है, जिससे शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये, छात्र सहभागिता कौशल के अंतर्गत बालक भी सक्रिय रहता है और शिक्षक भी सक्रिय रहता है। इसलिए बालक का सक्रिय रहना आवश्यक है शिक्षण कार्य करते समय। तो छात्र सहभागिता कौशल का ये मुख्य चरण है। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग प्रतिक्रिया से पाठ का क्रमशः विकास करना है। जितना छात्र भाग लेंगे शिक्षण में उतना ही रुचिकर व अनुशासित होगा। अर्थात छात्र शिक्षण में जितना ही भाग लेंगे उतना ही छात्र के माइंड में वह शिक्षण वस्तु बैठ जाएगी। अब गतिविधियाँ, अर्थात जब छात्र सहभागिता कौशल आप कराएंगे तो उस समय क्या क्या गतिविधियां आपको करनी है। पाठ पढ़ाने के बाद उसे स्थायी करना हो तो छात्र सहभागिता कौशल का उसका मंचन करके किया जा सकता है। अर्थात जो भी पाठ्य वस्तु आप पढ़ा रहे हैं तो छात्र सहभागिता कौशल के अंतर्गत उसको क्या है, बच्चों को अभिनय इत्यादि मंचन करा करके उसको स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कछुआ और खरगोश के पाठ का स्थायी
कछुआ और खरगोश के पाठ का स्थायी ज्ञान कराने के लिए छात्र के समूह में से कुछ से कछुआ और कुछ से खरगोश का अभिनय कराना चाहिए अथवा मंचन कराना चाहिए। इन्हें भी जानें। छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करें? दोस्तों, छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग प्रश्न पूछकर, बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए, चित्र बनवाने चाहिए और रिक्त स्थान भरवाकर इत्यादि के द्वारा, और वाक्य अधूरे छोड़कर, वाक्यों को अधूरा छोड़ दिया जाए जिससे उस वाक्य को बच्चे पूरा करें। खेल, गीत, कविता द्वारा और फ्लैश कार्ड के प्रयोग द्वारा इस तरह से छात्र सहभागिता कौशल आप अपना सकते हैं। अब अगला कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक नए तौर तरीकों का प्रयोग करता है, जैसे हाव भाव, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन, भावाभिव्यक्ति आदि। ठीक है दोस्तों, तो विभिन्न प्रकार के तौर तरीके उद्दीपन परिवर्तन, माफ कीजिएगा दोस्तों, यह छात्र सहभागिता कौशल बढ़ाने के लिए नहीं है। अर्थात उद्दीपन परिवर्तन कौशल बढ़ाने के लिए शिक्षक कई तौर तरीकों का प्रयोग करता है, जैसे हाव भाव, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन, भावाभिव्यक्ति आदि। ठीक है, कहानी पढ़ाते समय आप कौन से उद्दीपन का प्रयोग करेंगे, कुछ क्रियाकलाप स्वयं जोड़ें। दोस्तों, ये आपको नहीं करना है। अब आइए उद्दीपन कौशल का महत्व। उद्दीपन कौशल का महत्व बता रहे हैं एल.सी. सिंह। एल.सी. सिंह के मत में उद्दीपन परिवर्तन कौशल विद्यार्थियों की प्रगति और रुचि को अधिकतम बढ़ाने, उनका ध्यान बनाए रखने और निश्चित करने के लिए वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन द्वारा छात्रों के ध्यान केंद्रीकरण और आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो है, इसके द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति होती है और रुचि की छात्र जो हैं शिक्षण में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। ठीक है, और उनका ध्यान बनाए रखने और निश्चित करने के लिए वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मान लीजिए आप किसी विधि द्वारा मान लीजिए पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को, वह उस विधि में यदि विद्यार्थी रुचि नहीं लेता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप परिवर्तन कर सकते हैं, उस उद्दीपन का परिवर्तन करके बच्चों में रुचि जागृत कर सकते हैं। उद्दीपन परिवर्तन के घटक, पहला पॉइंट है यथोचित शरीर संचालन। ठीक है, अर्थात जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनमें क्या करेंगे, आप शरीर का जो हाव भाव है शरीर का संचालन उसी तरीके से करेंगे। हाव भाव भंगिमा का प्रयोग, ठीक है, हाव भाव भंगिमा का प्रयोग करेंगे। भावों का केंद्रीकरण, अर्थात कहानी अथवा कविता पढ़ा रहे हैं जिस समय, तो उसमें किस तरह के भाव हैं उनका केंद्रीकरण करना है। स्वरों में उतार चढ़ाव होना चाहिए अगर आप कविता पढ़ा रहे हैं तो। शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन, ठीक है, आप बच्चों से व्यवहार एकदम मतलब कि भाव विभोर रखेंगे जिससे बच्चे आपसे कुछ भी प्रश्न पूछने में झिझके नहीं। और मौन रहकर भी उद्दीपन का महत्व, अर्थात उद्दीपन का एक मौन रहना भी घटक है। अगला है पुनर्बलन कौशल। उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता, माफ कीजिएगा, उद्दीपन कौशल नहीं दोस्तों, पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल की गुणवत्ता पुनर्बलन में निहित है। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। स्किनर के मत में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्बलित होता है। वास्तव में पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के फौरन बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, पुनर्बलन कौशल वह कौशल है, आपने बच्चे से कोई प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया अथवा नहीं भी दिया या फिर त्रुटिपूर्ण उत्तर दिया, तो आप बच्चों को किस तरह का पुनर्बलन देंगे, शाबाश, बहुत अच्छा, इस तरह से आगे बढ़ते रहो। इस तरह का पुनर्बलन से क्या होता है, बच्चे में एक आंतरिक अभिप्रेरणा का विकास होता है और वह पढ़ने में काफ़ी रुचि लेने लगता है। पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पुनर्बलन और एक ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन को ही सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है और ऋणात्मक पुनर्बलन को नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है।
तो धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पुरस्कार है, प्रशंसा है, शाबाशी देना, ठीक है। और ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत डांटना, फटकारना आदि। पुनर्बलन का सकारात्मक प्रयोग छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाने के लिए किया जाता है और ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा अवांछित व्यवहारों की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पर छात्र से आपने प्रश्न पूछा और उसने उत्तर दिया, तो आप उसको शाबाश, प्रशंसा करेंगे उसकी और उसको बहुत अच्छा इत्यादि पुनर्बलन देंगे। और मान लीजिए कोई कक्षा के समय कोई छात्र यदि उद्दंडता करता है, उद्यम इत्यादि मचाता है, दूसरे छात्रों को परेशान करता है, तब आप उसको ऋणात्मक अथवा नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा समझाएंगे। उसमें आपको क्या करना है? दंड देंगे, उसको डांटेंगे, फटकारेंगे इत्यादि। अब आइए पुनर्बलन के मुख्य घटक। पुनर्बलन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? पहला है प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग। प्रोत्साहन देने वाले जैसे मैंने आपको बताया, शाबाश, बहुत अच्छा इत्यादि प्रशंसा करना। दूसरा है छात्र प्रतिक्रिया का आदर। छात्र से आपने प्रश्न पूछा, आप छात्र ने जो भी प्रतिक्रिया दी आप उसका आदर करेंगे, न कि तिरस्कार। तीसरा है हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे? जब पुनर्बलन देंगे तो हाव भाव और अन्य शाब्दिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगला है नकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। नकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग तब करेंगे जब बच्चा कोई कक्ष में उद्दंडता कर रहा हो तब। पांचवा है नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। और यदि आपको बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है और उत्तर भी दे रहा है तो उसको नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करेंगे। या उद्दंडता करता है तब उसको आंख दिखाना इत्यादि इस तरह से अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करेंगे। और अंतिम है छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। आपने प्रश्न पूछा, छात्र ने सही उत्तर दिया, उस उत्तर को आप क्या करेंगे? श्यामपट्ट पर लिख देंगे। गतिविधियां। पुनर्बलन कौशल में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? इतिहास शिक्षण में रानी लक्ष्मीबाई का पाठ का शिक्षण करना है। आपने कुछ प्रश्न पूछे, आपने पूछा बच्चों से, शिक्षक पूछता है लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो प्रशिक्षु यानी विद्यार्थी कहते हैं मनु। तो शिक्षक क्या प्रतिक्रिया देगा, अर्थात किस पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करेगा? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने दिया है कि आप अन्य भी बना सकते हैं। इन्हें भी जानें। पुनर्बलन का प्रत्यय स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। पुनर्बलन कौशल जो लिया गया है दोस्तों, यह स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की ही देन है। दूसरा पॉइंट है पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषक है। यह एक उद्दीपक है जो विशेष अनुक्रियाओं की संभावनाओं को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यह हल्की परिभाषा है दोस्तों, इस परिभाषा को आप याद कर लेंगे। अगला कौशल है श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट लेखन कौशल को छात्रों तक संप्रेषित करने का एक माध्यम श्यामपट्ट भी है। दोस्तों, श्यामपट्ट लेखन कौशल जो है यह छात्रों को संप्रेषित करने का, यानी छात्रों को किसी बात को ज्ञात कराने का, ज्ञान कराने का माध्यम श्यामपट्ट भी है। अतीत काल से इसका प्रयोग शिक्षण में किया जाता रहा है, इसलिए इसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। दोस्तों, श्यामपट्ट लेखन कौशल को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि उसे श्यामपट्ट प्रयोग में दक्षता हो। श्यामपट्ट प्रयोग से शिक्षण श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय दोनों में सक्रिय रहती हैं। अर्थात जब श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं तो बच्चा देखकर भी सीखता है और सुनता भी है। ठीक है दोस्तों, जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ती जाती है और विषय वस्तु क्या होती है? एक स्थायित्व, विषय वस्तु में एक स्थायित्व आ जाता है। इसे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहा जाता है। श्यामपट्ट लेखन कौशल को शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहा जाता है। अब इसकी गतिविधियां क्या रहेंगी? शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट लेखन सहायक हो, इसके लिए आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे? तो देखिए, पहली बात, श्यामपट्ट के किस तरफ खड़ा होंगे इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा है श्यामपट्ट पर अक्षर शब्द स्पष्ट व सुडौल होने चाहिए। तीसरा है महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही लेखन होना चाहिए। हर बिंदु का लेखन आप श्यामपट्ट पर नहीं करेंगे और कुछ क्रियाकलाप आप भी अपने आप जोड़ सकते हैं।
श्यामपट्ट का महत्व निम्नवत है। पहला, प्रारंभिक सूचना देने में सहायक। दूसरा, विषय की व्याख्या व विश्लेषण में सहायक। तीसरा है चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र बनाकर समझ बढ़ाने में सहायक। चौथा है समूह शिक्षण में उपयोगी है। जब अधिक बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है, शिक्षण कराने के लिए श्यामपट्ट बहुत उपयोगी होता है। पांचवा है छात्रों में लेखन योग्यता का विकास करने में भी यह श्यामपट्ट कौशल सहायक होता है। और छठवां है शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अब आ गया दोस्तों पुनरावृत्ति कौशल। शिक्षण कार्य कितना सफल रहा है, इसका मापन अभ्यास प्रश्नों द्वारा ही किया जाता है। इसे ही पुनरावृत्ति कौशल कहा जाता है। जैसे पाठ समाप्त हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, तो उसके माध्यम से ही पता चलता है कि हम लोग कितना सीखे हैं या प्रशिक्षु कितना सीखा है। इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठों, प्रसंगों, तथ्यों को दोहराया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी बच्चों ने पढ़ा है तो वो प्रश्नों के माध्यम से पुनः से उनको पुनरावृत्ति कराई जाती है, जिससे अधिगम स्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित भी हो जाता है। पुनरावृत्ति की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, शिक्षण प्रक्रिया में उतनी ही गत्यात्मकता बढ़ेगी और छात्रगत समस्याओं का समाधान होता चलेगा। जितना पुनरावृत्ति कौशल आप करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, समस्याओं का समाधान होगा। अब पुनरावृत्ति कौशल किस तरह से कराएंगे आप? कठिन पाठ का शिक्षण स्थायी करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। फिर कक्षा कार्य एवं गृह कार्य द्वारा, अर्थात कक्षा कार्य करवाएंगे, गृह कार्य देंगे। ये पुनरावृत्ति कौशल है दोस्तों, पाठ पढ़ाने के बाद की चीज़ें हैं। पाठ पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछेंगे या कक्षा कार्य देंगे और अथवा गृह कार्य देंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग द्वारा आपने पाठ पढ़ा दिया, फिर उसको और अच्छे से बताने के लिए, ज्ञान कराने के लिए आप क्या करेंगे, अधिगम सामग्री का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। अर्थात जब बच्चा किसी भी प्रश्न के उत्तर को बार बार देखेगा, पहले पाठ पढ़ते समय, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों के द्वारा, तो उससे क्या होगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी और वह चीज़ उसके माइंड में सेट हो जाएगी। इसी को स्थायीकरण कहा जाता है। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। प्रशिक्षण एकांगी कार्य न होकर बहुआयामी स्वरूप वाली प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य प्रशिक्षुओं में उन सभी कौशलों की दक्षता विकसित करके इस योग्य बनाना कि वह शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत कर सके। तो दोस्तों, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी कौशलों का एक साथ समावेश आप कर सकते हैं, सभी गतिविधियों का एक साथ समावेश करके शिक्षण कार्य करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास और 2 पार्ट में आज हमारा समाप्त होता है शिक्षण कौशल। दोस्तों, यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।